अगर हम कृषि की बात करें तो ये जो है कृषि, ये पूरा जो घटना चक्र में भूगोल है उसका सारा सार है और कुछ किताब का भी सम्मिश्रण इसमें किया गया है। तो कृषि गणना 2015-16 से, कौन सी गणना? कृषि गणना 2015-16 देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, इसका योगदान, सर्वाधिक योगदान किसका? राजस्थान का। यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है 20.87 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित भूमि है। जबकि अगर क्रियाशील जोतों को देखें तो क्रियाशील जोत हैं 146.45 मिलियन। कितना? 146.45 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक जोतों का संख्या कहाँ है? यूपी, उसके बाद बिहार में नंबर आता है। ठीक है, क्रियाशील भूमि में जोतों की संख्या देखें सबसे ज़्यादा यूपी और फिर बिहार में नंबर आता है। अगर परिचालित क्षेत्र देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। भारत में कृषि कृषि कैसी होती है? तो भारत में जो कृषि की जाती है उसका उद्देश्य जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन का साधन। 2020 और 21 में शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता कौन थे? यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी थे। हरी खाद वाली फसल बोड़ा, जिसको लोबिया कहते हैं, में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। और जैसे नई सुधारी गई ऊसर में अगर हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी? लोबिया। अगर भूमि ऊसर है उसको सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया है तो वहाँ सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होगी? लोबिया होगी। और उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में ना, दक्षिण भारत में जहाँ पर अच्छी कृषि, उच्च कृषि होती है तो वो कौन से क्षेत्र है दक्षिण भारत में? आंध्रा का तटवर्ती क्षेत्र, मतलब आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र तथा महाराष्ट्र का कोल्हापुर एवं सतारा क्षेत्र हैं। उसके बाद भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब अग्रणी है। पंजाब सबसे आगे ठेकेदारी कृषि को लागू करने में भारत में। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन। हरित खेती में मतलब क्या क्या शामिल है? तो इसमें समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। धारणा का जो प्रतिपादन किया था, इस हरित खेती धारणा का प्रतिपादन किया था डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था प्रतिपादन। फिर अगला पॉइंट है बीज ग्राम संकल्पना का उद्देश्य क्या है? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना। ठीक है, क्या करना? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उसके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना। ये है ग्राम संकल्पना का मतलब उद्देश्य है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण देना और लोगों को भी इसमें शामिल करना। एक मार्ग क्या है तुम्हारा? एक मार्ग देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग या मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत है। ये कृषि एक मार्ग है ना, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बताता है। और एक कब आया था? किसके अधिनियम के साथ है? ये है कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के तहत अंतर्गत है एक मार्ग। फिर कृषि गणना 2015-16 में परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र आकार समूह। ठीक है, तो इसमें देखो सीमांत, इसमें मतलब सीमांत कृषि किसको कही जाती है? कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांत कृषि भूमि जोत कितने है? वो 1 हेक्टेयर से कम जो खेती है उसे कहेंगे सीमांत कृषि भूमि जोत। और जो 1 से 2 हेक्टेयर है तो उसे कहेंगे छोटी जोत। और जो 2 से 4 हेक्टेयर है उसे कहेंगे अर्ध मध्यम जोत। और जो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर है उसको कहेंगे मध्यम जोत। और जो 10 हेक्टेयर से अधिक है उसे कहेंगे बड़ी जोत। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति के बारे में अगर देख लें तो विश्व में जनक कौन है इसका? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। और भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966-67 के में प्रारंभ हुई थी भारत में ना, 1966-67 में भारत में प्रारंभ हुई। और इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। ये 1966-67 से भारत में शुरू हुई हरित क्रांति और इसका प्रथम चरण वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र को हुआ? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
को हुआ। ठीक है, सदाबहार क्रांति क्या है? सदाबहार क्रांति का भी प्रतिपादन एम एस स्वामीनाथन द्वारा ही किया गया है और इसे द्वितीय क्रांति भी कहते हैं, द्वितीय हरित क्रांति भी कहते हैं। और हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है कि उच्च उपज किस्म का कार्यक्रम। हरित क्रांति की अगर हम वर्णन करें एक मतलब लाइन में या कुछ शब्दों में, तो इसका मतलब है हरित क्रांति उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। अब हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप क्या था? हरित क्रांति में मतलब प्रमुख फसल कौन सी थी? वो था मैक्सिकन गेहूँ। क्या था? मैक्सिकन गेहूँ। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन जो है ना, क्या हुआ? 2000 किग्रा रिकॉर्ड। ठीक है, पहले से 3 गुना ज़्यादा तक हो सकता था। और 2021-22 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान तक गेहूँ की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3560 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। मतलब 3560 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। मतलब रिकॉर्ड हो गया है, मतलब गेहूं का उत्पादन 3507 तक पहुंच गया है किग्रा प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार। और दूसरा नंबर तो दूसरा संबंध पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। ये है भारत में द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य। तो द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त फसलों को छोड़ने की बात नहीं कही है कि प्रथम हरित क्रांति में जो फसलें पैदा की जा रही हैं उनको हम छोड़ दें, ऐसी बात द्वितीय हरित क्रांति में नहीं है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की। 28 जुलाई 2000 को केंद्र ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की थी। इसके तहत इंद्रधनुष क्रांति शुरू हुई। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया। किसमें? इंद्रधनुष में। जैसे हरित क्रांति ये देशों खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए थी, श्वेत दूध के लिए थी, पीली क्रांति तिलहन के लिए थी, नीली क्रांति मत्स्य के लिए थी, लाल क्रांति टमाटर के लिए थी, सुनहरी क्रांति जिसे गोल्डन क्रांति कहते हैं। ठीक है, और भूरी क्रांति उर्वरक के लिए थी, रजत क्रांति। ठीक है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जीवी पंथ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। किसने किया था? ये जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किसने किया था? तो ये जीवी पंथ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड ने किया था। इसमें क्या होता है कि बिना जुताई के कई वर्षों तक खेती की जा सकती है। तो जैसे कुछ क्रांति हैं, जैसे तुम्हारी गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम जैसे कच्चा तेल से संबंधित है। लाल मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन जिसे सुनहरी क्रांति कहते हैं, बागवानी एवं शहद उत्पादन से, बागवानी एवं शहद, इसमें फल एवं सब्जी का उत्पादन भी है, जैसे बागवानी में गोल्डन में, जिसको उद्यान कृषि भी कहते हैं। ग्रे स्लेटी उर्वरक से है, गोल आलू से है, बादामी मसाला से है, मूंग क्रांति मोटे अनाज से है और परामनी क्रांति भिंडी से है। तो ये हो गए। फिर खाद्यान्न फसलें का देखें तो भारत में 3 शस्य ऋतुएँ हैं। कौन सी ऋतुएँ हैं? 3 शस्य ऋतुएँ हैं। कौन सी हैं? तो वो है रबी। तो रबी में बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में फसल काट ली जाती है। तो रबी में मुख्य फसलें अगर देखें तो कौन सा है? गेहूँ, जौ, धान, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, तंबाकू, गन्ना, बरसीम, लूसर्न, कुसुम आदि। तो इतनी फसलें अगर तैयार है रबी में आती है, रट जाएंगी तो कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रबी में है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, तंबाकू, गन्ना, बरसीम, लूसर्न, कुसुम। जो देहात के बच्चे हैं वो जानते होंगे गेहूँ टाइम जौ भी बोया जाता है, चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है। और गेहूँ में खेत में सरसों ही बो दिया जाता है, और जहाँ बहुत पानी कम साधन होता है वहाँ मसूर बो जाती है, और आलू भी उसी टाइम बो जाता है, अलसी भी उसी टाइम बोई जाती है, क्योंकि होली में अलसी कुछ लोग लाते भी हैं। होली वही गेहूँ टाइम होता है ना। तंबाकू और गन्ना, बरसीम, लूसर्न, कुसुम, इतना याद रखने लायक है, बाकी तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर खरीफ देखें तो खरीफ है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट, रागी, अरहर, उर्द, अंडी, सूर्यमुखी, लोबिया, इतनी फसल है। तो कौन सी है इसमें? खरीफ में चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो सभी को पता। फिर तिल है, मूँगफली है, सोयाबीन है, कपास भी आता है, इसमें जूट भी आता है, रागी भी आती है, अरहर आता है, उड़द आता है, अंडी आती है, सूर्यमुखी आता है, लोबिया, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। और कभी भी सनाई भी इसी में आती है खरीफ में। देखो ये कुछ धान है जो मतलब साल में 3 बार बोए जाते हैं। कुछ ऐसे धान हैं जो मतलब जैसे पश्चिम बंगाल में धान की 3 फसलें होती हैं। जैसे ये है आस या कार धान,
ये मई जून में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। बोरो या दलू धान जो है नवंबर दिसंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। और अमन धान ये जून जुलाई में बोया जाएगा और नवंबर दिसंबर में क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ये 3 पश्चिम बंगाल में धान की 3 फसलें होती हैं। अब जायद है जो, तो ये मार्च और जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है, ये मार्च है, ठीक है, मार्च और जून में बोई जाएगी। ग्रीष्मकालीन फसल हैं ये, ठीक है। और क्या किया जाएगा, इनको बोई जाती हैं, उसी टाइम 1-2 महीने बाद, दो महीने बाद काटना शुरू हो जाता है। ग्रीष्मकालीन से गर्मी जो जितनी भी सब्जियां आती हैं वो सब जायद फसल में, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरी है, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां की खेती होती है, ये सब किस में आती हैं, जायद में आती है। और कहीं कहीं सिंचित क्षेत्रों में जायद में मूंग और उड़द भी उगाई जाती है सिंचित क्षेत्रों में। वैसे उड़द इसमें है, किसमें है तुम्हारी उड़द, ठीक है, तुमने देखा है, तुम्हारा खरीफ में है। और ये उड़द सिंचित क्षेत्रों में उड़द भी जायद ऋतु में उगाई जाती है। अब देखें फसल, देखें खाद्यान्न फसल देखें तो देखो चावल देखें, तो सबसे पहले क्या देखें, चावल या कह लें धान। तो इसके लिए कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे उपयुक्त होता है, जलवायु प्रदेश, तो मानसूनी, चीन तुल्य, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। इसके लिए चावल के लिए मानसूनी, चीन तुल्य, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और इसमें तापमान कितना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड से ऊपर, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है ना चावल, तो इसको 25 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चाहिए। और इसमें वर्षा जो है 100 सेमी से अधिक वर्षा चाहिए। उत्पत्ति जो है, चावल की उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है चावल की उत्पत्ति। इसके लिए मिट्टी जो लगती है भारी और दोमट मिट्टी लगती है चावल के लिए। और इसकी जो मतलब भूमि समतल टोपोग्राफी, जहाँ पर अच्छा चावल पैदा होगा वो है समतल मैदानी क्षेत्र। भूमि पर जल का भराव हो किंतु शांत जल हानिकारक होता है। नदी बेसिन के पास जलोढ़ मिट्टी ये बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि ये जल हानिकारक है ना, शांत जल, जहाँ पर बढ़िया जल भरा हो लेकिन ज़्यादा देर ना भरा रहे, तो ये नदी बेसिन के पास जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो चावल के लिए अच्छी उपयुक्त है। चावल की विशेषताएं क्या हैं धान की, इसमें ये श्रम प्रधान है, जीवन निर्वाहन है, गहन कृषि की जाती है। और क्या कहते हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। खेती है सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, यूपी में, और फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में, फिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा खेती चावल की कहाँ होती है, यूपी, फिर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और उत्पादकता देखें सबसे ज़्यादा, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में। और सिर उत्पादक राज्य देखें चावल के, तो पश्चिमी बंगाल, फिर यूपी, फिर पंजाब, फिर उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है बंगाल में मात्रा में, फिर यूपी में, फिर पंजाब में, फिर उड़ीसा में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखोगे तो वो पंजाब है तुम्हारा। कि इसकी किस्में कौन सी हैं भाई, फसल किस्में पूछ देता है तो जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्या, अन्नपूर्णा, काला, ठीक है, नहीं बाला है, बाला, रत्ना, पूसा, सुगंधा 5 ये सुगंधित किस्म है। बरानी, दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट और लालमती, बासमती चावल ये थे। पूसा RH10। इसको ना अगर बुआई बीज रोपाई में इसकी मतलब लगती है खपत 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बीज रोपाई में, ठीक, चावल। और ये हो गई किस्में, एक बार और देख लेते हैं किस्में, जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्या, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, पूसा, सुगंधा, ये सुगंधित फसल है। बरानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती और बासमती, पूसा RH10। इसकी प्रति हेक्टेयर खपत होती है 15 से 20 किलोग्राम रोपाई में। देखो शंकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, यूपी में। अगर शंकर धान की खेती देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ यूज होता है, यूपी में। और जीव चावल फसल हेतु जैव उर्वरक क्या है, नीलहरी शैवाल। ये क्वेश्चन है ना घटना चक्र के, तो उसी के पॉइंट हैं, उसी में से कई किताबों से मिला के बना दिया है, थोड़ा बहुत नोट्स जो हो सका। फिर गेहूँ के लिए देखें तो जलवायु होती है स्टेपी तुल्य, ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। स्टेपी तुल्य जलवायु मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तापमान क्या होता है, आरंभ में इसको 10 से 15 सेंटीग्रेड चाहिए, और बाद में जब कटाई हो तो उसमें 20 से 25 सेंटीग्रेड ताप चाहिए, और वर्षा इसमें 50 से 75 सेमी जरूरत होती है। मिट्टी इसके लिए चरनोजम, हल्की दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, किंतु ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए मिट्टी में, ठीक है। चरनोजम, हल्की दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, किंतु ह्यूमस की अधिकता होनी चाहिए। और इसकी टोपोग्राफी जहाँ ये अच्छा होता है, ये उच्चावच जिसे कहते हैं, ढलान युक्त मैदानी भूमि होनी चाहिए, जल का भराव नहीं होना चाहिए। विशेषताएं, ये प्रारंभिक समय में शीतऋतु रहती है और पकने के समय में खिली धूप जरूरत रहती है। ये भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में ये पैदा की जाती है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में। प्रमुख किस्में अगर इसकी देखें, सोनालिका है, देखो ये सोनालिका है, और अर्जुन, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर,
HW 2004, भवानी HW 1885, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती गोमती UP 308। बौनी प्रजातियाँ, जैसे बौनी प्रजातियों में देखें तो लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63 और 64, मेयो 64, S227, नोरिंगटन बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूँ असिंचित व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त है। मैक्रोनी गेहूँ कहाँ होता है? असिंचित व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। तो एक किस्में फिर से देख लें एक बार, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती UP 308। और बौनी प्रजातियाँ देख लें तो लरमा रोजो 64A, सोनोरो 63, 64, मेयो 64 और यस 227, और नोरिंगटन जो है ये बौनेपन का जीन है। और मैक्रोनी गेहूँ असिंचित और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त रहता है। उसके बाद देख लें अगर मक्का, तो मक्का के लिए सबसे आवश्यक जलवायु क्या होनी चाहिए कि 140 दिन पाला रहित होना आवश्यक है, नहीं तो मक्का खराब हो जाएगा। 140 दिन पाला रहित होना चाहिए, 140 दिन है इसमें, ठीक है। और तापमान 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच, 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच है। और इसमें वर्षा जो है 60 से 100 सेमी, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उपजाया जा सकता है। 60 से 100 जरूरी है सेमी वर्षा, लेकिन कम, जहाँ पर इससे कम वर्षा होगी वहाँ पर भी ये उगाया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। और ये खाद्यान्न, चारा, एल्कोहल पदार्थ के अलावा बायोडीजल के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। इससे ये खाद्यान्न चारा तो यूज होता है, ठीक है। एल्कोहल भी इससे बनता है, मतलब शराब भी बनती है। इसके अलावा बायोडीजल के रूप में भी इसका बनाने में इसका प्रयोग होता है। खेती वर्ष भर की जा सकती है, पकने की अवधि 110 दिन है, ठीक है। प्राय 90 से 150 दिन के बीच में तैयार हो जाता है, मतलब मान के चलो 110 दिन वही दिया है। ये C4 पौधा है। और देखो चावल, गेहूँ, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू, ये सब C3 पौधे हैं। चावल, गेहूँ, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू, ये सब कौन से पौधे हैं? C3। मक्का कौन सा पौधा है? C4 पौधा है। शक्तिमान 1-2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, जो ये शक्तिमान 1 और 2 ये मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, मतलब, ठीक है जी। अभी देखो जौ क्या है? प्रतिकूल जलवायु दशाओं में भी खेती संभव है। जौ की प्रतिकूल जलवायु में भी खेती संभव है। इसके तापमान जरूरत है होती है 10 से 18 सेंटीग्रेड। तापमान के प्रति प्रतिरोधी फसल है ये। तापमान ज़्यादा भी होगा तो इसको नुकसान नहीं करता है। 50 से 75 सेमी अगर वर्षा हो जाए तो इसके लिए पर्याप्त है। सामान्यतः एक शुष्क फसल के रूप में है ये, एक शुष्क फसल जानी जाती है। लगभग हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, मिट्टी जरूरत नहीं, कोई भी मिट्टी हो जाएगी। इसका प्रयोग क्या है? पशुओं एवं मनुष्यों के भोजन का स्रोत है। बियर विस्की का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, इससे बियर विस्की भी बनती है। अब बाजरा देख लें। बाजरा जो है गर्म एवं शुष्क जलवायु में होता है, गर्म एवं शुष्क जलवायु में होता है। इसके लिए तापमान जरूरत होती है 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान जरूरत होती है। 40 से 50 सेमी वर्षा हो जाए इसके लिए पर्याप्त है। हल्की बलुई, छिछली, काली व लाल मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। हल्की बलुई, छिछली, काली व लाल मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। और उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, उत्तरी भारत में खरीफ फसल है। तो ये हमारी खाद्यान्न फसलें हो गई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये हमारी जो वार्षिक फसल है, जैसे कपास है। तो कपास के लिए जो है औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेमी है। कितनी है? 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा है। तापमान 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड है। तापमान 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। और इसमें पाला 210 दिन पाला ओला रहित मौसम होना चाहिए, 210 दिन। और मक्का में कितना था? 140 दिन पाला रहित। इसमें 210 दिन पाला रहित और ओला रहित मौसम रहना चाहिए। स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप होनी चाहिए। मक्का में मिट्टी है इसकी काली, जलोढ़, लाल मिट्टी। कपास के लिए मिट्टी कैसी हो? उपयुक्त काली हो, जलोढ़ हो और लाल मिट्टी हो। कपास एक देशज फसल, देखो कपास कोई बाहर से नहीं आया, देशज फसल है। ऋग्वेद व मनुस्मृति में इसका उल्लेख किया गया। तो फसल ये देशी है, तो पॉइंट है ये घटनाचक्र के, उसी से नोट्स बने हैं। ये अगर तैयार है तो घटनाचक्र का कोई सवाल नहीं रुकेगा। कृषि वाले चैप्टर से विशेषताएँ क्या है इसकी? ये सूती वस्त्र उद्योग का ये आधार है। मालवेसी कुल का पौधा है ये, जिसकी मुख्यतः 2 प्रजातियाँ हैं। छोटे रेशे वाली कपास, जिसे छोटे रेशे वाली देसी कपास और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास, ये 2 इसी किस्म है। छोटे रेशे वाली देसी कपास और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है।
तो अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं, निरमा कहते हैं। कपास रेशे बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास रेशा जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक सूती मिलें महाराष्ट्र में हैं। उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है तुम्हारा क्षेत्र है इसका कपास का, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इसके। खांडवा खैरगौन जिलों में खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र इसे कहते हैं। तो खांडवा और खरगोन जिले हैं जिनमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनके सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। किसने, खांडवा और खरगोन जिलों को, खनौर खनगौर जिलों को। अब एक कपास के बारे में होगी, उसके बाद देखिए जूट आता है। क्या आता है, जूट। तो जूट के लिए वार्षिक वर्षा कितनी है, 160 से 200 सेमी या इससे अधिक भी हो सकती है, मतलब 200 सेमी से अधिक भी वर्षा हो सकती है जूट के लिए। और तापमान इसके लिए ज़रूरी है 25 से 30 सेंटीग्रेड, 25 से 30 सेंटीग्रेड। और मिट्टी इसके लिए दोमट नदियों की कछारी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, दोमट और नदियों की कछारी मिट्टी। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसे बोरे, रस्सियाँ, कालीन, दरी आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये स्वच्छ जल और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है, स्वच्छ जल और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, यही इतना जूट के बारे में तैयार हो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। वह प्राकृतिक रबर है, इसके 200 सेमी से अधिक वर्षा। प्राकृतिक रबर के लिए वर्षा 200 सेमी से अधिक होनी चाहिए और 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए। ये विषुवतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहता है। इसके लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त है, रबड़ के लिए विषुवतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, 25 सेंटीग्रेड से अधिक ताप। और इसके लिए रबड़ के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये उपयुक्त मिट्टी है, लाल, लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी। और इसका प्रयोग किस में होता है, रबड़ का टायर है, ट्यूब है, बनाने में ढाल, प्रवणता और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है। ढाल, प्रवणता और सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है। मूल स्थान इसका अमेजन बेसिन है और जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है, रबड़ का केरल है। ठीक है, इतना हो गया उसके रबड़ के बारे में। आगे देख लेते हैं तंबाकू क्या है, इसके लिए वर्षा जरूरी है 50 से 120 सेमी, वर्षा 50 से 125 सेमी की वर्षा का तंबाकू के लिए 50 से 125 सेमी वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तापमान इसको 15 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच में ज़रूरत है। जलवायु या तापमान कुछ भी कह लीजिए। मिट्टी इसके बलुई दोमट हो, लाल हो, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट, लाल, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। बलुई दोमट, लाल, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। और इसका तंबाकू का प्रयोग कहाँ होता है, सिगरेट व बीड़ी उद्योग में। मूल स्थान इसका अमेरिका है को माना जाता है। तंबाकू का मूल स्थान क्या है, अमेरिका माना जाता है। और आर्द्र वातावरण और नियमित किंतु इसकी सिंचाई अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आर्द्र वातावरण, नियमित किंतु हल्की सिंचाई अधिक उपयुक्त है। मतलब मौसम आर्द्र रहना चाहिए, नियमित मतलब पानी की व्यवस्था हो, लेकिन सिंचाई कौन सी कितनी हो, हल्की ही सिंचाई हो, अधिक नहीं सिंचाई मांगता है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से, सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यूपी, फिर कर्नाटक में होता है। ये 19-20 का आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पैदा होता है, गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर यूपी में, फिर कर्नाटक में। उसके बाद देखेंगे तो हम नारियल देखें तो इसके लिए जो वर्षा ज़रूरत है 150 सेमी से अधिक होनी चाहिए, 150 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। इसलिए तापमान 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और बलुई दोमट, लेटराइट मिट्टी, बलुई दोमट और लेटराइट मिट्टी इसके लिए ज़रूरत है नारियल के लिए। और एक बहुवर्षीय एवं एक बीजी पत्री पौधा, ये एक बहुवर्षीय है, एक बार लगा लो, कई सालों तक फसल इसमें मिलते हैं, तो बहुत दिनों में तैयार होता है ये। तो एक बीज पत्री पौधा है ये। सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है नारियल की, केरल में होती है। बस इसके बारे में इतने ज़रूरी है। फिर गन्ना 75 से 100 सेमी वर्षा होनी चाहिए, 75 से 100 सेमी वर्षा होनी चाहिए। 21 से 27 सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए। मतलब उष्णकटिबंधीय पौधा है ये, गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए दोमट, काली, बलुई मिट्टी ज़रूरत है। दोमट, काली, बलुई मिट्टी। गहन श्रम, इसमें श्रम गहन होना चाहिए। ठीक है, श्रम गहन फसल है, इसलिए इसके लिए सस्ता श्रम अनिवार्य होता है। सस्ता श्रम के इसमें श्रम ज़्यादा चाहिए, तो श्रम अगर महंगा होगा तो फसल भी महंगी हो जाएगी। यह पूरे वर्ष की फसल है। ठीक है, प्रजनन कार्य गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। गन्ना के बारे में तो प्रजनन कार्य कहाँ होता है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में चलता रहता है। ये फर्स्ट मिल यूपी के देवरिया जिले में प्रतापपुर में 1903 में बनी थी। गन्ना की पहली मिल यूपी में बनी थी देवरिया जिले में। ठीक है, और देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में बनी थी। ठीक है, और क्या आता है ये अडसाली फसल, महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पकने में 16 से 18 माह का समय लगता है। ये जो अडसाली गन्ने की फसल है ये महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसको पकने में 16 से 18
माह लगते हैं। सर्वाधिक भूमि गन्ना, जहाँ तक गन्ना की खेती में प्रयुक्त होने वाली सर्वाधिक भूमि कहाँ है? यूपी और महाराष्ट्र में। और उत्पादक राज्य कौन है? यूपी, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। उत्पादक में भी यूपी आगे, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। उसके बाद कौन सी फसल आ जाती है हमारी, देख लें। चाय आ जाती है। क्या आ जाती है? चाय। चाय के लिए जो वर्षा की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है 150 से 250 सेमी, किंतु जाड़ों में पानी जमना नहीं चाहिए। 150 से 250 तक वर्षा ये मांगती है चाय, लेकिन जाड़ों में पानी जमना नहीं चाहिए। तापमान इसको 24 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। असम सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का। बागवानी फसल है असम में ये, ठीक है। उच्च ह्यूमस युक्त अम्लीय दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। उच्च ह्यूमस युक्त अम्लीय दोमट मिट्टी पहाड़ी ढलानों पर अधिक उपयुक्त है, क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, वहाँ बह जाएगा। श्रमिकों की बहुलता अनिवार्य है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में से खेती संभव है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में से खेती संभव है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। ये एक उद्दीपक फसल है। कौन सी फसल है? ये उद्दीपक फसल है। चाय हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम कहवा, कॉफ़ी कहवा 150 से 250 सेमी तक वर्षा इसमें भी होनी चाहिए, और इतनी ही चाय में होती है। 150 से 250 सेमी तक वर्षा होती है, लेकिन चाय में एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ा है कि इसमें पानी जमना नहीं चाहिए। और इसके लिए तापमान 16 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड तक चाहिए। 16 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड। देखो चाय में 24 से 30 सेंटीग्रेड है तक। उष्ण कटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु अनिवार्य है। इसके लिए कहवा के लिए उष्ण कटिबंधीय गर्म आर्द्र जलवायु अनिवार्य है। ये भी बागवानी फसल है। दोमट एवं ढलवा पर्वतीय ढाल इसके लिए उपयुक्त है। दोमट एवं ढलवा पर्वतीय धरातल इसके लिए बहुत उपयुक्त है। कॉफ़ी की कई किस्में हैं। किस्मों में अरेबिका सर्वोत्तम होती है। कॉफ़ी की कई किस्में हैं, जिसमें अरेबिका सबसे सर्वोत्तम किस्म होती है। सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन आदि क्षेत्रों में उपजाई जाती है। अरेबिका कहाँ उत्पन्न होती है? सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन आदि क्षेत्रों में पैदा होती है। भारत में मुख्यतः अरेबिका रोबस्टा का उत्पादन होता है। भारत में मुख्यतः किसका उत्पादन होता है? अरेबिका रोबस्टा का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कॉफ़ी का कर्नाटक में। कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों से होता है। कॉफ़ी का प्रवर्धन कहाँ से होता है? बीजों से होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई 1984 में। इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में, ठीक है। अब देखो मूंगफली। इसको मूंगफली के लिए 75 से 150 सेमी वर्षा जरूरत है। मूंगफली की 75 से 150 सेमी वर्षा होनी चाहिए। तापमान 15 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। 15 से 25 सेंटीग्रेड। हल्की बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। मूंगफली के लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। ये मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहन फसल है, ठीक है। उसके बाद देख लें हैं सरसों है 75 से 100 सेमी वर्षा। 75 से 100 सेमी वर्षा सरसों को ज़रूरत है। और 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड भी ताप जरूरत है। 20 से 25 सेंटीग्रेड ताप जरूरत है। उपजाऊ दोमट मिट्टी इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? उपजाऊ दोमट मिट्टी सरसों के लिए। उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल सरसों है। तो ये हमारी हो गई कुछ मतलब क्या कहते हैं वो बागवानी वाली फसलें, ठीक है। उसके बाद और मुख्य पॉइंट देखने जो घटना चक्र में थे, जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखें, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बड़ी इलायची सिक्किम और नागालैंड में होती है अच्छी से। तो बड़ी इलायची कहाँ उत्पादन होता है? सिक्किम में, नागालैंड में, ठीक है। उड़ीसा इलायची उत्पादक नहीं है। उड़ीसा देखो इलायची उत्पादक नहीं है। ये तुम्हारा यूपी 2021 में क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक हैं। बड़ी इलायची सिक्किम और नागालैंड में उत्पादित होती है। उड़ीसा इलायची का उत्पादक नहीं है। केरल को मसालों का बागान कहते हैं। केरल इलायची एवं काली मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल जो है इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार में होती है। लौंग की खेती कहाँ होती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार में लौंग की खेती होती है, ठीक है। और उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीग्रेड ये लौंग के लिए ना, ठीक है। क्या है? उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेमी वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल और 15 से 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक तापांतर किसके लिए ज़रूरी है? ये काली मिर्च के लिए। ये काली मिर्च के लिए, ठीक है। भारत का काला सोना इसे कहते हैं।
फिर ये काली मिर्च के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, देखो उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए, 1100 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल पर और 15 से 30 लीटर तक वार्षिक ताप परिसर है तो वहाँ पर काली मिर्च हो जाती है और ये भारत का काला सोना कहलाता है। 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। 3 अग्रणी काजू उत्पादक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक गन्ना, जूट, गेहूँ और मूंगफली में दिया है। सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, मूंगफली है। ठीक है, कौशल उन्नत प्रजाति मूंगफली की और जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक है मूंगफली के उत्पादन के लिए ज़मीन में। ठीक है, जिप्सम की अधिक मात्रा। फिर पेगिंग क्या है, एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में होती है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसके लिए, मूंगफली के लिए। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन है, महाराष्ट्र है। पहले कौन था, एमपी था। अब करंट में भी चेक करें ना, ऐसा कुछ डाटा बदलता है। तो 2022-23 आर्थिक समीक्षा तिलहन उत्पादक कौन से है, सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादक सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर एमपी, फिर गुजरात। राजस्थान, एमपी और गुजरात 2022-23 का ये आर्थिक समीक्षा जिसमें तिलहन उत्पादकता सबसे ज़्यादा कौन है, राजस्थान, फिर एमपी, फिर गुजरात। ठीक है, फसल देखो उसमें मतलब तेल का औसत देखो, सबसे ज़्यादा देखो मूंगफली में लगभग 48.2% तेल होता है, सोयाबीन में 40% तेल होता है, सूरजमुखी में 42% तेल होता है, तिल में देखो 52% तेल होता है, सबसे ज़्यादा तिल में अभी दिख रहा है। ठीक है, 52% में, मूंगफली में 42.2% तेल, सोयाबीन में 40%, सूरजमुखी में 42% और तिल में 52% तेल होता है। ठीक है, फसल देखो चना की प्रजातियाँ क्या है, पंतजी 114, गौरव, राधे, K4, ये चना की प्रजातियाँ हैं। चना की प्रजातियाँ पंतजी 114, गौरव, राधे, K4। कपास की देसी श्यामली, सुवनी और सुजाता। कपास की प्रजाति कौन है, देसी श्यामली, सुवनी, सुजाता। मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। मूंगफली कौन है, चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। गेहूँ की कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका। गेहूँ की कौन सी फसलें हैं, प्रजातियाँ हैं, कुंदन है, कल्याण सोना, सोनालिका, पीछे भी पढ़ चुके हैं। आम की है नीलम, अरहर की है बहार, मसूर की है पंत L400, अरहर की बहार है, आम की नीलम है। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, उसी के पॉइंट हैं। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के PYQ है सब। दलहन के लिए देखें, अगर दलहन देखें तो कुसुम एक तिलहनी फसल है। क्या है, कुसुम में क्या तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम है करथेमस टिंक्टोरियस। UPR 2016 में पूछा गया है इसके बारे में, ये कोई क्वेश्चन आया। कुसुम में कौन सी फसल है, तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम करथेमस टिंक्टोरियस है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत जो है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक भी है और मुख्य उपभोक्ता भी है। दालें भारत निर्यात नहीं करता, पैदा खूब करता लेकिन निर्यात नहीं होता बल्कि आयात करता, क्योंकि यहाँ पर दालें खूब खाई जाती हैं। दाल भारत में ज़्यादा खपत होती है। दालों में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से, सबसे ज़्यादा दाल उत्पादित करता है MP, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। MP, महाराष्ट्र, राजस्थान। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता किसमें होती है, दालों में। दालों के उत्पादन में आवश्यक तत्व कौन सा है, कोबाल्ट। दालों के उत्पादन में आवश्यक तत्व कौन सा है, कोबाल्ट। दलहनी फसलों में खाद का अनुपात है 1:2:2, 1:2:2 या 0:1:1 या 1:2:3, ये है अनुपात। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। सरसों की प्रजाति देखें तो वरुणा प्रजाति है। मटर की देखें तो सपना और सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं, ये भी 2017 में क्वेश्चन आया है, लाने वाला था जिसमें सूर्या अलसी की प्रजाति दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। सूर्या अलसी प्रजाति नहीं, सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की प्रजाति सपना है, लेकिन सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। अब रेशम के बारे में देख लें। ठीक है, तो रेशम के बारे में केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में स्थापित हुआ था। संसद के अधिनियम, वैज्ञानिक निकाय, वस्त्र मंत्रालय के अधीन। ये वैधानिक निकाय है। देखो, केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में स्थापित हुआ, ये संसद के अधिनियम से हुआ था, इसलिए ये वैधानिक निकाय है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है। किसके, वस्त्र मंत्रालय के अधीन। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। भारत में शहतूत, टसर, इरी, मूंगा, मतलब ये चारों प्रकार की फसलें रेशम की पैदा की जाती हैं भारत में। कौन सी, शहतूत, टसर, इरी, मूंगा। रेशम कीट प्रोटीन से बना इल्ली होता है। रेशम कीट क्या है, ये प्रोटीन से बना इल्ली है। का जीवन चक्र 4 चरण में। अंडा, इल्ली को कैटरपिलर कहते हैं, अंग्रेजी में प्यूपा, सलम, मोथ। ठीक है, ये हैं रेशम कीट
रेशम के जो प्रोटीन से बना इल्ली है का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। पहले अंडा बनेगा, फिर इल्ली बनेगी, मतलब कैटरपिलर बनेगा, फिर प्यूपा, फिर सलम होगा। ठीक है। रेशम उत्पादक का है कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। रेशम उत्पादक कर्नाटक सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। कर्नाटक शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक। ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम कौन सा होता है? शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक है केरल। कुल शहतूत रेशम का लगभग 47.25% कर्नाटक में ही होता है। देखो मूंगा रेशम असम राज्य के बोडोलैंड सहित सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, मूंगा उत्पादन का असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बोडोलैंड सहित 82.428% होता है मूंगा का उत्पादन असम में। ठीक है, 82.84। असम ईरी रेशम का भी लगभग 75.22% भाग उत्पादित करता है। असम ईरी रेशम का भी लगभग 75.22% भाग उत्पादित करता है। और वन्य रेशम जैसे टसर ईरी मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, कहाँ होता है? असम में, फिर झारखंड में, फिर मेघालय में। ठीक है, वन्य रेशम टसर ईरी मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन सबसे पहले असम में, फिर झारखंड में, फिर मेघालय में। कर्नाटक क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है, अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य। इसके बाद ठीक है, आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है, सर्वाधिक रेशम उत्पादक भी है। ये कौन सा रेशम? कर्नाटक सर्वाधिक रेशम भी उत्पादित करता है कर्नाटक। उसके बाद देखें फसल, उसमें लगने वाले रोग। तो देखो गेहूं में कौन सा रोग लगता है? अनावृत कंडुआ रोग। गेहूं में अनावृत कंडुआ से लूज स्मट कहते हैं। लूज स्मट गेहूं में लगने वाला रोग अनावृत कंडुआ, लूज स्मट रोग। सेहू रोग जिसे एयर कोकेल कहते हैं, एयर कोकेल। ठीक है, सेहू रोग। रस्ट, गिरुई या रतुआ। गेहूं में इतने रोग हो जाते हैं, मतलब ये जरूरी रोग हैं, इतना याद है तो इससे बाहर परीक्षा नहीं पूछेगा। गेहूं में कौन सा है? अनावृत कंडुआ, सेहू, रस्ट, गिरुई या रतुआ। धान में खैरा दस्ते की कमी से हो जाता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा होना। ठीक है, शीत झुलसा ये धान के रोग हैं। खैरा दस्ते की कमी से जो होता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना और शीत झुलसा रोग। मक्का का तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग। मक्का का तुलसीता रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग। मूंगफली टिक्का ट्राईरूट रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, ट्राईरूट रोग। सोयाबीन पीला चित्रवर्ण रोग, सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग लगता है। बाजरा में अरघट हरित बाली और कंडुआ रोग, बाजरा में अरघट हरित बाली और कंडुआ रोग। गन्ना में रेड रॉड, ज्वार में कंडुआ, चना और अरहर में उकठा बिल्ट रोग लगता है। चना और अरहर में उकठा या बिल्ट रोग। आलू में झुलसा रोग, मटर में बुकनी जिसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। मटर में बुकनी जिसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। तो ये रोग एक बार और सुन लेना तो याद हो जाएगा। उसके बाद झूमिंग क्रस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो झूमिंग मतलब सबसे ज़्यादा नागालैंड, झूमिंग सर्वाधिक नागालैंड में होती है। तो जैसे कुछ है झूमिंग, उनका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट में झूमिंग मतलब लोग खेती करते हैं, फिर कुछ दिन भूमि को छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा फिर आते हैं। तो पश्चिमी घाट में झूमिंग खेती को कुम्हारी कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वलतरे कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में डहिया कहते हैं। उड़ीसा में पोंडू या पोड़ू कहते हैं। केरल में पूनम कहते हैं। मध्य प्रदेश में मासा या मसान कहते हैं। तो झूमिंग खेती के क्षेत्रवाही नाम देख लें तो पश्चिमी घाट में क्या है? कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलतरे कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डहिया कहते हैं। उड़ीसा में पोंडू या पोंडू कहते हैं। ठीक है, केरल में पोनम कहते हैं। मध्य प्रदेश में मासा या मसान कहते हैं। और कृषि से विविध तथ्य अगर देख लिया जाए तो प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग कैसा होता है? नीला। अगर यूपी भी आर 2016 में आया था, प्रमाणित बीज है उसके थैले पर प्रयुक्त होने वाला रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणित संरचना इसे जारी करती है। देखो ये कौन सा लगाता है? निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणिक संरचना इसे जारी करती है, प्रमाणिक संस्था इसे जारी करती है। जो रंग है, ठीक है, निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है।
तो जो प्रमाणित बीज कहाँ लगता है, थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग नीला है। जो प्रमाणित बीज हैं उनके थैलों पर नीला रंग लगा रहेगा। आधार बीज है तो सफ़ेद रंग लगा रहेगा। प्रजननक बीज है तो सुनहरा पीला रंग लगा रहेगा। प्रजननक बीज है तो सुनहरा पीला रंग रहेगा। बीज उत्पादन का मूल स्रोत अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा निकाली गई रिपोर्ट, बीज उत्पादन का मूल स्रोत अनुसंधान कृषि और विश्वविद्यालय द्वारा। देखो फसल नाशक जीव और फसलें कौन सी हैं, एफिड किसको नष्ट कर देता है, गेहूं सहित अनेक अनाज फलों को नष्ट कर देता है एफिड। घुंडी मत्कुड़ चावल को नष्ट करता है। शीर्ष परोह वेदक शलभ गन्ना की फसल को नष्ट करता है। शीर्ष परोह वेदक शलभ गन्ना की फसल को नष्ट करता है। गोलक शलभ चना की फसल को नष्ट करता है। तो एफिड किसको नष्ट करता है, गेहूं सहित अनेक अनाजों को, फलों को। घुंडी मल्क चावल को। शीर्ष परोह वेदक शलभ गन्ना की फसल को। गोलक शलभ चना की फसल को। और अब देखिए गन्ना, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए बोर्ड, क्योंकि बोर्ड IAS में तक पूछा जाता है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु में। रबर बोर्ड है कोट्टायम में। चाय बोर्ड है कोलकाता में। तम्बाकू बोर्ड है गुंटूर में, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टायम में। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। तम्बाकू बोर्ड गुंटूर में है, ठीक है, गुंटूर में है। उसके बाद देखो गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फारस बीन किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिपाद कुल के अंतर्गत। ये गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फारस बीन किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिपाद के अंतर्गत आते हैं। भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ का श्रेय किसे है, फ्रेडरिक विल्सन को। भागीरथी घाटी में राजमा आलू खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे आता है, फ्रेडरिक विल्सन को। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, सिंधु। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, सिंधु प्रजाति, ठीक है। गुलाबी, काली चंपा, ठीक है, अनावे शाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। गुलाबी, काली चंपा, अनावे शाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। ये विविध तथ्य हो गए, ठीक है। कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं। फसल 2016 में आया है कि गेहूं खरपतवार से, गेहूं मटर सरसों में कौन सा रोग खरपतवार होता है, बथुआ होता है। गेहूं मटर सरसों के में बथुआ खरपतवार होता है। गेहूं में फ्लेरिस माइनर खरपतवार भी होता है। गेहूं में फ्लेरिस माइनर, मटर में प्याजी और बरसी में कासनी ये खरपतवार है। और फसल सरसों की प्रजाति जैसे वरुणा है, मटर की रसना है, अलसी की नीलम है और चना की कौन सी है, राधे। ये मिलाने वाला क्वेश्चन है 2016 UP RO का। चना की राधे, अलसी की नीलम, मटर की रचना, सरसों की वरुणा। अब मक्का, आलू, गन्ना पेढ़ी, मूंग, ये 3 वर्षीय फसल चक्र है। जो ज़्यादातर फसल का चक्र जो 1 वर्षीय, कितना 1 वर्षीय, 2 फसलें 3 वर्षीय हैं, 2 फसलें 2 वर्षीय हैं, तो उन्हीं को याद कर लो, बाकी सब 1 वर्षीय हैं। जैसे मक्का, आलू, गन्ना पेढ़ी, मूंग, ये 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। मक्का, आलू, गन्ना पेढ़ी, मूंग, ये 3 वर्षीय फसल का चक्र है। देखो नाबी एमिज गेहूँ की रंगीन किस्म है। ये नाबी एमजी ये कौन सी किस्म गेहूं की किस्म है, कौन सी किस्म है, रंगीन किस्म है। ये 3 रंगों में गेहूं है, काला, नीला, बैंगनी। और 2 और 4D प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादन किया गया था। 2 और 4D ये प्रथम शाकनाशी है जिसका विश्व में उत्पादन किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है ऐसे रोग क्वेश्चन 2000 में 2021 में आया। जैसे मक्का में नर मंजरी निकलना, मूंगफली में खूंटी बनाना, तंबाकू में शीर्ष कर्तन, ये सब सही हैं। और काबुली चना में किले निकलना, ये गलत है। किले निकलने की प्रक्रिया गेहूं, धान, गन्ना में होती है। किले निकलने की प्रक्रिया कहाँ होती है, गेहूं, धान, गन्ना में। ये काबुली चना में नहीं थी, इसलिए ये गलत है। झूठ कंडा रोग धान में होता है। अगौती झुलसा रोग किस में होता है, आलू में। झूठ कंड रोग किस में होता है, धान में। अगौती झुलसा रोग कहाँ होता है, आलू में। ये हो गए विविध पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारा पशुपालन शुरू होगा। अब ये हमारा घटना चक्र की जो किताब है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका ये सब सार है। जय हिंद, जय भारत।